Hello everyone. Today we are going to see how we can solve the system of linear equations by row reduced echelon form. पिछले लेक्चर में बच्चे हमने रो रिड्यूस एशेलोन फॉर्म मैट्रिक्स की कैसे बनाते हैं बाय यूजिंग स्टैंडर्ड रो ऑपरेशन वो चेक करा था। तो आज जो है आज हम कर रहे हैं सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो मेनली अब आपका असली जो टॉपिक है जिसके लिए रो रिड्यूस एशेलोन फॉर्म रैंक वगैरह हम पढ़ के आए वो अब आपका यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे इन जनरल जो है एक सिस्टम कंसीडर कर रहा हूँ। कंसीडर system of m equations in n unknowns और वेरिएबल्स। तो वैसे बात ये है कि मतलब हम जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं जिसको हम रो रिड्यूस से सॉल्व कराएंगे, ठीक है, तो उसको पहले लिखते कैसे हैं ऑगमेंटेड फॉर्म वगैरह में, तो वो आपके पास हम थोड़ा सा देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सिस्टम कैसे लिखा, a11 x1 a12 x2 x1 x2 आपके वेरिएबल्स हैं, ठीक है, अननोन्स हैं, और ये आपके a11 a12 a1n xn ये आपके कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक है, इन वेरिएबल्स के 21 x1 22 x2 sorry a this is 2n sorry this is xn this is b2 एंड सिमिलरली जो आपकी mth इक्वेशन है m1 x1 m2 x2 so on up to a mn xn bn। अब बच्चे बेसिकली ये जो हमने लिखा इन जनरल है, ठीक है, 3/3 4/4 के लिए इसी के भी लिख सकते थे। मैं इन जनरल एम इक्वेशन और एन अननाउंस ले रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे a11 लिखा है 12 लिखा है, ये बेसिकली इन अननाउंस के वेरिएबल्स कौन से हैं, x1 x2 xn, इनके कोएफिशिएंट्स हैं। ठीक है, a11 12 21 ये कोएफिशिएंट्स। अब ऐसे क्यों लिखा है, कईयों को शायद पता भी होगा। ये बेसिकली वजह देखो, अभी तो आपके इतने इस काम के नहीं है कि जो 1 लिखा है तो आपका इससे कोई फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन आगे आप सेकेंड ईयर में या आगे जब आप न्यूमेरिकल एनालिसिस वगैरह पढ़ते हो ना बच्चे, तो जहाँ पे ये रो रिड्यूस एशेलोन फॉर्म एक्चुअल में जिन मेथड्स में यूज़ होती है, वहाँ पे जब उनकी कोडिंग करते हैं तो इन नंबर को आइडेंटिफाई इनकी पोजीशन से किया जाता है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो nth कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम। तो ऐसे इन पोजीशन से हम उन वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और वहाँ पे अकॉर्डिंगली कोडिंग करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको 1 1 2 1 एटलीस्ट अगर मैं यहाँ पे ये ना भी लिखूँ तब भी आपका तो एटलीस्ट काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन जो आगे हायर स्टडीज़ में यूजली जब कोडिंग की जाती है, क्योंकि बच्चे हाथ से काम करने वाला नहीं है, जो भी हम पढ़ रहे हैं ना ये हाथ से काम करने वाला नहीं है, सारा कंप्यूटेशनल बेस्ड है ये। ठीक है, सेकेंड ईयर में आप पढ़ोगे न्यूमेरिकल एनालिसिस में, तो वहाँ पे इन पोजीशंस की हेल्प से इन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो अब यहाँ पे इस सिस्टम को वेरी वेल हम ax इक्वल्स टू बी की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, a क्या, a आपके पास जो है a11 12 जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। ठीक है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, दिस इज 21 22 कोएफिशिएंट मैट्रिक्स किसकी, जो वेरिएबल्स हैं आपके पास। ठीक है, एंड सो ऑन अप टू am1 am2 so on up to amn। ठीक है, तो ये a x कॉलम मैट्रिक्स, ये m क्रॉस n की। ठीक है, x जो कॉलम मैट्रिक्स है आपकी वेरिएबल्स की, दिस इज xn, दिस इज बेसिकली n रोज 1 कॉलम, और b जो आपके कांस्टेंट्स हैं, राइट हैंड साइड पे जो कांस्टेंट्स हैं उनकी मैट्रिक्स b1 b2 so on up to bm। तो ये m क्रॉस 1, m रोज 1 कॉलम। ठीक है, तो यूजुअली हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एम इक्वेशन एन अननोन्स को इस फॉर्म में लिखते हैं, और आगे ax इक्वल्स टू b लिख के a कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ये बनती है x अननोन्स की जिसे हमें निकालना है, b इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट्स की। ठीक है, अब बच्चे क्या होता है यहाँ पे हम एक कंसेप्ट यूज़ करेंगे नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, तो वो कहता है कि इफ़ एट लीस्ट, ठीक है, अगर इसे मैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 1 कह रहा हूँ, इफ़ एट लीस्ट 1 bi is not equals to 0 in system of linear equations,
इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसे ए लिख लूँ, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 1, देन ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को बच्चे मैं SOLE लिख रहा हूँ, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को SOLE लिख रहा हूँ, देन इज कॉल्ड, सिस्टम इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस, ठीक है, तब हम इसे नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं, ठीक है। कब? जब एटलीस्ट एक B1 B2 Bm में से कोई एक आपके पास ये जो कांस्टेंट है ये अगर नॉन ज़ीरो आ गया, सारे ज़ीरो हो जाएं लेकिन एक आपका नॉन ज़ीरो है, तो उसे मैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से B, इफ़ ऑल Bi आर इक्वल्स टू ज़ीरो, सारे के सारे ज़ीरो हो गए, देन वी कॉल system as homogeneous, तो हम उसे we call it as homogeneous system of linear equation, ठीक है। तो हम उस सिस्टम को homogeneous system of linear equation कहते हैं। ओके, अब हमने इसको आगे सॉल्व करना है। नाउ हमें इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है, यूजिंग रो रिड्यूस एशेलन फॉर्म। तो वहाँ पे बच्चे हम डिफ़ाइन करते हैं, वी डिफ़ाइन योर अगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है, अगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, अगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अब ये मैट्रिक्स आपके पास क्या होती है, आपने अभी यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को Ax इक्वल्स टू बी की फॉर्म में लिखा, ठीक है। ये हमें पता है कि ए मैट्रिक्स ऑप्शन की, एक्स अननाउन वेरिएबल्स की, बी जो इक्वल्स टू कांस्टेंट है उनकी। तो बच्चे जब हमने रो रिड्यूस एशेलन फॉर्म लगानी होती है सिस्टम पे, तो हम क्या करते हैं, इसको वी राइट इट एज ए बार बी, ठीक है, ए बार बी और ए कॉमा बी, दैट इज मैट्रिक्स ए लिखी, A1 1 2 so on up to A1n 2 1 2 2 so on up to 2n so on up to AM1 M2 Mn, ठीक है। ये हमने ए मैट्रिक्स लिखी, साथ में बार लगा के कई जगह बार की जगह डॉट भी लगा देते हैं, तो जो आपको ठीक लगे आप डॉट 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 लगाना है, यू कैन डू दैट, ठीक है। इट इज़ योर B1 B2 सो ऑन अप टू Bm। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम अगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं, अगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस Ax इक्वल्स टू B। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की हम अगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है बच्चे, क्योंकि अब हमने ना आगे सोल्यूशन निकालना बाय रो रिड्यूस एशेलन फॉर्म, वहाँ पे हमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाने होते हैं। तो जब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने होते हैं तो मैट्रिक्स ए पे तो लगते हैं, पर साथ में जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बी होती है उसको भी हम साथ में लेके चलते हैं, सो दैट कि ऑपरेशन उस पर भी लग जाए, ठीक है। तो इसलिए हम इसे कंबाइंड करके अगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी की फॉर्म में लिखते हैं। सो दिस इज the augmented matrix AB of system of linear equation, okay। अब बच्चे थोड़ा सा आगे आते हैं, नेक्स्ट इज योर एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस, एग्जिस्टेंस एंड uniqueness theorem for system of linear equation। कि अभी जो हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ के आए, Ax इक्वल्स टू बी, जो हमने देखा कि होमोजीनियस कब होगा, नॉन होमोजीनियस कब होगा, तो उससे रिलेटेड अब एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम आपकी क्या है कि कब सॉल्यूशन ऐसे सिस्टम का एग्जिस्ट करेगा इन टर्म्स ऑफ रो रिड्यूस एशेलन फॉर्म, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रो रिड्यूस एशेलन फॉर्म, इन टर्म्स ऑफ रैंक, ठीक है। तो वो हम देखेंगे। तो थ्योरम सेज फर्स्ट इज योर एग्जिस्टेंस पार्ट, कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब करता है। यूनिकनेस की बात में करेगा, पहले कि एग्जिस्ट कब करेगा। ही सेज
system of linear equation, system of linear equation ax इक्वल्स टू बी, ठीक है, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस कुछ भी हो सकता है बच्चे, ठीक है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax इक्वल्स टू बी हैज़ अ सोल्यूशन, हैज़ अ सोल्यूशन if and only if मैट्रिक्स A, दिस इज इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ क्या होता है अभी बताएंगे। इफ एंड ओनली इफ मैट्रिक्स A एंड augmented मैट्रिक्स AB हैज़ सेम रैंक। तो बच्चे ध्यान देना, ये सबसे पहली कंडीशन है जो हमें चेक करनी होती है क्वेश्चन में कि सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि मैट्रिक्स ए और अगमेंटेड मैट्रिक्स ए का रैंक सेम है या नहीं है। तो पहली चेक यहाँ पे लगता है कि भाई आपने सिस्टम लिया, सिस्टम की अगमेंटेड मैट्रिक्स उठाई, ठीक है, अगमेंटेड मैट्रिक्स को रो रिड्यूस में चेंज किया, फिर हम देखते हैं कि भाई अब देखो ज़रा, जब ये रो रिड्यूस में चेंज हो गई आपकी कि मैट्रिक्स ए और अगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक सेम है या नहीं है। अगर आपके पास रैंक सेम है तो सिस्टम का सोल्यूशन डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। दैट इज रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ अगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। अगर ऐसा है तो आपके पास सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज नो सोल्यूशन एग्जिस्ट, अदरवाइज नो सोल्यूशन। अगर ऐसा नहीं है बच्चों तो क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो गया, आपको आगे कुछ करना ही नहीं, यहीं पे बात ख़त्म हो गई कि सोल्यूशन आपका इस सिस्टम लीनियर इक्वेशन का एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है। तो अब दूसरी बात हम लेके चल रहे हैं यूनिकनेस की, कि भाई मान लो कि सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट कर गया, मतलब रैंक ए इक्वल हो गया रैंक अगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी के। तो अब ऐसा हो गया, तो अब आप बताओ ज़रा कि क्या अब सोल्यूशन यूनिक होगा या फिर, या यूनिक कब होगा, या इसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे। तो वो ये कहता है कि इफ़ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ अ सोल्यूशन, मतलब ये कंडीशन तो होल्ड कर चुकी है, ये कंडीशन तो होल्ड कर चुकी है। अब ये इसके आगे की बात कर रहा है कि ठीक है ये सोल्यूशन है, ठीक है, सोल्यूशन तो है, ये कंफर्म हो गया, ये हो चुका है, ठीक है सोल्यूशन। देन इट इज़ यूनिक, ये यूनिक कब होगा, इट इज़ यूनिक इफ़ rank of matrix A is equals to n, that is number of unknowns or variables in system of linear equation। तो बच्चे वो ये कहता है कि आपके पास यूनिक तब होगा, ये तो भाई ठीक है एग्जिस्ट कर गया ओके है, पर यूनिक कब होगा जब मैट्रिक्स का रैंक, ये जो आपका निकला पड़ा है, ये इक्वल होगा एन के। एन क्या, नंबर ऑफ अननाउन्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन थी उसमें अननाउन्स x1 x2 x3 कितने हैं आपके, ठीक है। तो अगर उसके इक्वल हो गया तब आपका यूनिक होगा, ठीक है। और अगर मान लो ऐसा ना हुआ, अदरवाइज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, अदरवाइज आपके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, कि आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे उस केस में अगर रैंक ए एन के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक टू थिंग्स, ठीक है, बेसिक टू थिंग्स, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस, ओके। अब बच्चे आपके पास यहाँ पे एक रिमार्क दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे रिमार्क्स लिख रहा हूँ, ठीक है, एक दो रिमार्क्स हैं, फिर हम इस एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस को समराइज़ करते हैं, ठीक है, समराइज़ करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। तो रिमार्क्स में पहला जो है आपके पास वो ये है कि आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n is
नॉन सिंगुलर और सॉरी सिंगुलर इफ रैंक ऑफ ए। अब बच्चे रैंक ए को वो आपके पास अगर लेस देन वैल्यू n आती है तो मैट्रिक्स आपके पास जो है सिंगुलर है, ठीक है। सिंगुलर मतलब उसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, जो कि आप डिटर्मिनेंट की हेल्प से पहले निकालते रहे हो कि डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। तो वो सिंगुलर होगी जब रैंक ए लेस देन इक्वल होगा। अदर थिंग, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वी से इज कंसिस्टेंट, ठीक है। वी से इज कंसिस्टेंट होगा इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट, अगर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यूनिक करे और इन्फिनाइट मैनी डजेंट मैटर, पर एग्जिस्ट करता है, चाहे यूनिक करे इन्फिनाइट मैनी करे, वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कंसिस्टेंट कहते हैं, ठीक है। एंड इफ सॉल्यूशन does not exist, if solution does not exist, we say system of linear equation or system is inconsistent, we say system of linear equation is inconsistent। तो बच्चे आपके पास दो ये रिमार्क्स हैं, ठीक है। मेनली तो आपके पास ये ज़्यादा ये यूज़ होता है कि कंसिस्टेंट कब है, ठीक है। क्वेश्चन में कई बार वो देता है, पूछता है कंसिस्टेंट है नहीं है। कंसिस्टेंट मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए, चाहे यूनिक हो चाहे इन्फिनाइट मैनी। और अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, सोल्यूशन कब एग्जिस्ट नहीं करता, जब रैंक ए आपका रैंक ए बी के ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी के रैंक इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो हम कहते हैं कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम। अब बच्चे ज़रा मैं ये जो भी करा है, ठीक है, ये जो भी चीज़ करी है इसको मैं थोड़ा सा समराइज़ कर रहा हूँ, सो दैट कि आपको मैथमेटिकल फॉर्म में ये चीज़ समझ आ जाए, ठीक है। सो समरी हमारी क्या बनी, किस चीज़ के लिए, फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। सो इफ we have system of linear equation ax equals to b, okay, then it will have first no solution से बात करते हैं, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कुछ भी कह लें कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट है या उसका सॉल्यूशन नहीं है। इफ रैंक ए, अब बच्चे रैंक ए को मैं आर ए लिख रहा हूँ, ठीक है। दिस इज सिंपल और नोटेशन ऑफ रैंक ए, ठीक है। रैंक ए इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, ठीक है। दैट इज रैंक ए इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। तो बच्चे यहाँ ध्यान देना कि चाहे मैं आर ए लिखूँ रैंक ए लिखूँ, बात एक ही है, ठीक है। तो ये आपके पास रैंक मैट्रिक्स ए का इक्वल नहीं है अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी के रैंक, आगे देखेंगे कैसे करना, ये रैंक तो हम पढ़ चुके हैं, पर सिस्टम और लीनियर इक्वेशन में कैसे करना वो देखेंगे, ठीक है। सेकेंडली सोल्यूशन, इस सोल्यूशन कब आएगा, कंसिस्टेंट सिस्टम कब होगा, ठीक है। सो कब होगा, इफ रैंक जो ए का है वो इक्वल है रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, रैंक ए इज इक्वल्स टू ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, तो भाई आपका सॉल्यूशन जो है वो आपके पास एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ से दो केस बनते हैं, दो केस क्या बनते हैं, यूनिक सॉल्यूशन का और आपके पास इनफाइनाइट मैनी का। तो वो ये कहता है कि अगर रैंक मैट्रिक्स ए का इक्वल्स टू एन है, ठीक है, एन नंबर ऑफ अननोन्स इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जितने अननोन्स हैं, देन यू हैव यूनिक सॉल्यूशन, तब आपके पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा अगर आर ए इज लेस देन रैंक ऑफ एन, सॉरी आर ए इज इक्वल्स टू एन, दैट इज नंबर ऑफ अननोन्स। और अगर आर ए लेस देन एन है, ठीक है, रैंक की वैल्यू लेस देन एन आ रही है, नंबर ऑफ अननोन्स आ रही है, तो उस केस में यू हैव
infinite many solutions. In that case you have infinite many solutions. तो बच्चे अब आपके पास ये आपकी ओवरऑल समरी है, ये आपके पास ओवरऑल समरी है कि कैसे कैसे आपका कब कब कौन सा सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो नो सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, अगर रैंक ए नॉट इक्वल है रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी के, सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, कंसिस्टेंट होगा सिस्टम कब, जब रैंक ए इक्वल्स टू रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, और जब रैंक ए इक्वल्स टू n है नंबर ऑफ अननाउंस के, तो आपके पास यूनिक सोल्यूशन तब बनता है, और अगर ये लेस देन n है तो आपके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे शायद किसी के माइंड में आ भी रहा हो कि रैंक ए ग्रेटर देन n भी हो सकता है ना, कि आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई ये आपका इक्वल्स टू n आ गया, ये लेस देन n आ गया, तो क्या हमारे पास रैंक ए ग्रेटर देन n भी हो सकता है, ठीक है। ये रैंक ए कैन बी ग्रेटर देन n। तो बच्चे ये मैं आपको एज अ एक्सरसाइज दे रहा हूँ कि आप खुद सोचना, ठीक है, ये मैं खुद आपके लिए दे रहा हूँ, अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है, लंबा जाएगा, इतना लंबा भी नहीं, पर स्टिल ये आपके लिए दे रहा हूँ कि आप सोचना कि क्या ऐसा हो सकता है कि रैंक ए ग्रेटर देन n हो जाए, ओके। सो जस्ट ट्राई एंड सी कि ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है, क्यों, अगर नहीं होता होगा तभी यहाँ पे नहीं आया है, ठीक है, पर क्यों नहीं होता है इसके बारे में सोचना जरा कि ऐसा क्यों हो सकता है कि रैंक ए ग्रेटर देन n क्यों नहीं होता है, ओके। सो दिस वाज द समरी, दिस वाज द समरी। अब बच्चे आगे हम जो है इसके क्वेश्चंस पे प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। सो आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 1 टू सॉल्व द, or let me write the proper definition as written in the notes. Use row reduced echelon form to determine, ये बच्चे मैं ये लेक्चर नोट से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो वही मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ कि, और स्टेटमेंट भी ऐसी है जैसे आपके पेपर्स में यूजली पूछी जा सकती हैं, तो वो सब स्टेटमेंट्स मैं यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ। यूज रो रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म टू डिटरमाइन वेदर गिवन सिस्टम ऑफ linear equations is consistent or not. In case it is consistent, find the solution. The system equation is x1 plus 2x2 minus x3 minus 2x4 equals to 0. 2x1 plus 4x2 plus 2x3 plus 4x4 is equals to 4. 3x1 plus 6x2 plus 3x3 plus 6x4 is equals to 6, ठीक है। इसका मुझे सोल्यूशन निकालना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, अगर ये कंसिस्टेंट है तो, अगर नहीं है फिर तो नो सोल्यूशन हो गया सीधे ही आपके पास, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले वही बात है कि शुरुआत कहाँ से करनी है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी सी। तो ए बार बी हम यहाँ पे लिखते हैं, ए मैट्रिक्स आपकी कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट किसके, वेरिएबल्स की, ठीक है। तो निकालिए क्या क्या कोएफिशिएंट्स हैं, 1 2 -1 -2, ये मैं बार लगा लेता हूँ, यहाँ पे किसी ने डैश 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 करना है वैसा कर ले जैसे ठीक लगे। 2 4 2 4 4 ये कांस्टेंट वाला, 3 6 3 6 और ये 6, एंड लेट मी क्लोज दिस। तो ये बच्चे आपका शुरुआत हो गई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। वी राइट द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, ओके। अब ज़रा हमें करना क्या है, हमें इस मैट्रिक्स को रिड्यूस करना है रो रिड्यूस एशेलन फॉर्म में। ध्यान देना बच्चे, हम जब ये बात करें रो रिड्यूस एशेलन फॉर्म की, तो मैट्रिक्स ए को चेंज किया जाता है रो रिड्यूस एशेलन फॉर्म में, ठीक है। हम ये नहीं कि बी का जो ये कॉलम लिखी गई है इसको भी देखेंगे कि ये रो रिड्यूस एशेलन फॉर्म में आई कि नहीं आई, नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं है इसमें। ये सिर्फ इसलिए ऐड की है कि मैट्रिक्स ए भी ऑपरेशन लग रहे हैं तो साथ वाले कांस्टेंट्स पे भी लगें, ठीक है। जब हम एंड में देखेंगे कि मैट्रिक्स आपके पास रो रिड्यूस एशेलन फॉर्म में चेंज हुई, तो हम मैट्रिक्स ए को देखते हैं, हम पूरी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को नहीं देखते, क्योंकि कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स ही है, तो मेन रोल ये प्ले करती है आपका,
ठीक है, अगर ए मैट्रिक्स, तो इसको रो रिड्यूस में चेंज किया जाता है, पूरी को नहीं। ओके, कीप इट इन योर माइंड। अब ज़रा शुरुआत करते हैं आपके पास क्वेश्चन की। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो थी आपके पास क्या बनी हुई थी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनी थी आपकी, दिस वाज योर 1 2 1 2 -1 -2 and then there was 0 2 4 2 4 4 3 6 3 6 6। अब बच्चे ये आपकी मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, अब चलिए काम शुरू करते हैं रो रिड्यूस एशेलन फॉर्म बनाने का। तो हमने लास्ट टाइम भी करा था, तो अब मैं ज़रा इस पे स्टैंडर्ड रो ऑपरेशन, बच्चे बात वही है कि मैं यहाँ पे अब आपके स्टैंडर्ड रो ऑपरेशंस लगा रहा हूँ। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वो ऑपरेशंस लगाने हैं, आपको जैसा ठीक लगे, जो ऑपरेशन ठीक लगे आप अपने हिसाब से लगाइए। ठीक है, बस अल्टीमेटली सारे पॉइंट्स रो रिड्यूस एशेलन फॉर्म की कवर होते होनी चाहिए, मतलब वो फाइनली रो रिड्यूस में चेंज होनी चाहिए। ठीक है, पर मैं स्टैंडर्ड रो ऑपरेशन से करना जा रहा हूँ यहाँ पे। अब आपके पास रो ऑपरेशंस, स्टैंडर्ड ऑपरेशन रो रिड्यूस एशेलन फॉर्म को बनाने के लिए, ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे फर्स्ट रो का फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट देखना होता है, वो यूनिटी है या नहीं है। तो यहाँ तो यूनिटी दिया हुआ है, मान लो इसकी जगह 4 होता 5 होता तो पहले उसको मैं रो ऑपरेशन लगा के डिवाइड बाई 5 करके या 4 करके उसे यूनिटी बनाता। तो यहाँ तो यूनिटी दिया, तो मेरा काम हो गया। दूसरा काम है कि भाई ये अब फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट या जो पाइवट एलिमेंट है जिस भी कॉलम में लाई कर रहा है, वो जो पाइवट कॉलम है उसके बाकी एलिमेंट्स मुझे अब ये ज़ीरो बनाने हैं, अब ये ज़ीरो बनाने हैं। ठीक है, तो मैं पहले कंसीडर कर रहा हूँ रो 2 को। ठीक है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, रो 2 को कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, रो 2 पे जो हमने कल स्टैंडर्ड रो ऑपरेशन देखा था रो रिड्यूस एशेलन फॉर्म बनाने का, वो था R2 माइनस मल्टीप्लायर R रो, जो आपकी फिक्स्ड रो है, जो पाइवट रो है जिसमें वो पाइवट एलिमेंट लाई कर रहा है, दैट इज़ R1। ठीक है, अब R2 माइनस M मल्टीप्लायर क्या था, फिक्स्ड रो का तो पता लग गया कि रो फिक्स्ड कौन सी, जिसमें पाइवट एलिमेंट लाई कर रहा है, पाइवट एलिमेंट जिस रो में लाई कर रहा है, R1 बन गया। मल्टीप्लायर क्या, जिस एलिमेंट को मुझे ज़ीरो बनाना है, ज़ीरो किसको बनाना है, 2 को, तो 2 डिवाइडेड बाई पाइवट एलिमेंट, उस कॉलम का पाइवट एलिमेंट, दैट इज़ 1, सो दिस इज़ 1 R1। तो मेरा रो ऑपरेशन बना R2 माइनस 2 R1। ये बच्चे मैं साइड में लिख रहा हूँ, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, जब आपको ना ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी फिर तो हम सीधे यहाँ पे लिखते हैं R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 R1, सामने दिख के पता चल जाता है आपके पास। ठीक है, तो चलिए मैं ज़रा पहले यही ऑपरेशन लगाता हूँ और देखते हैं कि क्या बन रहा है। तो सिंस मेरे पास पहली रो तो ऐसे ही रहनी है, ठीक है, पहली रो तो ऐसे ही रहनी है, तो पहले चेंज करना है मुझे 2 को। ठीक है, तो 2 किस में चेंज हो रहा है, 2 चेंजेस टू 2 टाइम्स R1 का है 1। ठीक है, सो दिस इज़ 2 माइनस 2 दैट इज़ 0, ये आ गया 0 जी, वही चाहिए था। दूसरे एलिमेंट पे आ जाओ, 4 पे, 4 चेंज हो रहा है, 4 माइनस 2 टाइम्स मल्टीप्लायर R1 का एलिमेंट है 2, सो अगेन 0, ये भी भाई 0 हो गया आपका है, ये भी 0 हो गया। अब इसके बाद तीसरा एलिमेंट पे आ जाओ, तीसरा एलिमेंट रो का है, रो 2 का ये, सॉरी 2। ठीक है, 2 किस में चेंज हो रहा है, 2 माइनस मल्टीप्लायर इंटू एलिमेंट ऑफ रो 1 दैट इज़ -1, दैट इज़ 2 + 2 4, तो ये बन गया 4। ये बच्चे मैं सिर्फ इस बार कर रहा हूँ सो दैट कि आपको क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, आगे से हम डायरेक्टली करेंगे। चौथा एलिमेंट 4 जो है आपके पास ये चेंज हो रहा है, 4 माइनस मल्टीप्लायर 2 इंटू एलिमेंट ऑफ R1 दैट इज़ 2, सो दैट इज़ 4 + 4 दैट इज़ इक्वल्स टू 8, तो ये बना 8। अब बच्चे ये लास्ट एलिमेंट इसको नहीं भूलना है, ये कांस्टेंट वाले इसीलिए लिखा है इसे साथ में। तो 4 चेंजेस टू 4 माइनस 2 मल्टीप्लायर R1 का एलिमेंट 0 है, तो ये 4 में ही रिड्यूस हो गया, तो आपके पास ये बना 484 डन। ठीक है, तो ये बच्चे मैंने सारा इसलिए लिखा है सो दैट कि आपको थोड़ा याद आ जाए कि हमने कल रो रिड्यूस एशेलन फॉर्म में क्या किया था। ठीक है, अब मुझे ऑपरेशन लगाना है, क्योंकि एक काम तो हो गया, सेकंड रो का ये एलिमेंट 0 बन गया। अब थर्ड रो पे आना है, इसको 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए मैंने क्या किया, R3 चेंजेस टू R3 माइनस मल्टीप्लायर क्या, जिसको 0 बनाना है, डिवाइड बाई पाइवट एलिमेंट, 3 डिवाइड बाई 1 दैट इज़ 3,
ठीक है, 3 डिवाइडेड 1 इज़ 3 एंड देन पाइवट रो जिसमें पाइवट एलिमेंट बिलोंग कर रहा है दैट इज़ रो 1, फिक्स्ड रो जो है जिसे चेंज नहीं होना है, जिसके भी रिस्पेक्ट हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये बना। अब बच्चे सीधे इसको करते हैं, मैं अभी यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। 3 - 3 0, 6 - 3 × 2 6 दैट इज़ 0, 3 - 3 × -1 3 + 3 6 एंड देन 6 + 6 12, 6 + 6 12 -3 है बीच में बच्चे, ठीक है, ध्यान देना। एंड देन 6 - 3 R1 0 है तो ये 6 ही आया आपके पास। अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ बच्चे, दोबारा से नहीं लिख रहा हूँ, ये मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है। जो कि आप यूजली पेपर में आप तो ऐसे ही करोगे, वहाँ पे तो शायद ऐसा लिखने की ज़रूरत ना पड़े, ये जब प्रैक्टिस हो जाएगी फिर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके डन। तो भाई मैंने फर्स्ट रो के फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट यूनिटी के नीचे के उस कॉलम के बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो बना दिए। अब मैं दूसरी रो पे आया, दूसरी रो का पहला नॉन ज़ीरो एंट्री 4, तो मुझे पहला क्या काम करना है, इसे चेंज करना है यूनिटी में, क्योंकि मैं रिड्यूस्ड रो एशलॉन फॉर्म की बात कर रहा हूँ। वी आर टॉकिंग अबाउट रो रिड्यूस एशलॉन फॉर्म, ठीक है। अगर रो एशलॉन फॉर्म होती, अगर रो एशलॉन फॉर्म होती, ठीक है, रिड्यूस्ड रो एशलॉन फॉर्म नहीं, रो एशलॉन फॉर्म होती, फिर मुझे इसको यूनिटी बनाने की ज़रूरत नहीं थी, फिर तो 4 रख के मैं चल सकता था। इनका डिफरेंस आगे देखेंगे बच्चे एंड में ना, जब टाइम मिलेगा लास्ट लेक्चर में आपको आइडिया दूंगा कि ये फॉर्म क्या बनती है और ये फॉर्म क्या बनती है, डिफरेंस क्या आता है, ठीक है। तो अभी हम ये यूज़ कर रहे हैं, तो इसका यूनिटी बनना ज़रूरी है। तो ये मैंने 1 2 -1 -2 0 0 0 1 2 1 0 0 6 12 6, ठीक है। ओके अब कईयों को देख रहा होगा भाई मैं यहाँ पे डिवाइड बाई 6 कर दूँ तो ये भी 1 to 1 हो जाएगा, पर हम वही है कि मैं स्टैंडर्ड ऑपरेशन से चल रहा हूँ, किसी को करना कर ले बच्चे, नो इशू, ठीक है, पर मैं यहाँ स्टैंडर्ड ऑपरेशन से कर रहा हूँ तो मैं उसी हिसाब से चलूँगा। दिस इज अब सेकंड रो का फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री, ये मेरे पास यूनिटी बन गई। अब ये पाइवट एलिमेंट, ये पाइवट एलिमेंट, पाइवट कॉलम ये वाली, ठीक है, ये पाइवट एलिमेंट जिसमें सेकंड रो का फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री यूनिटी बनी, ये पाइवट कॉलम, मुझे इसको ज़ीरो बनाना है, इसको ज़ीरो बनाना है, ठीक है। तो पहले मैं टारगेट कर रहा हूँ रो 1 को, रो 1 को टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। रो 1 चेंजेस टू मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर क्या, जिसे ज़ीरो बनाना है डिवाइड बाई पाइवट एलिमेंट ऑफ दैट कॉलम दैट इज़ 1, ठीक है। और जो पाइवट आपके पास रो थी, पाइवट रो कौन सी है, R2 पाइवट रो, दिस इज, तो मेरे पास ऑपरेशन बना R1 चेंजेस टू R1 + R2, ठीक है, ये रो ऑपरेशन बना। इसको हम सीधे यहाँ लिख सकते हैं 0 0 1 2, ये मैं पाइवट रो ऐसा लिखी क्योंकि इसने तो चेंज नहीं होना है, इसने तो चेंज नहीं होना है, ठीक है। तो R1 + R2 1 एज सच, 2 एज सच, 0 0 1, ठीक है, 0 + 1 इज़ 1, डन। अब ये तो हो गया, इस रो पे ऑपरेशन लग गया मेरा, ठीक है, ये 0 बन गया, देख सकते हैं आप 0 बन गया। अब लगाना ऑपरेशन R3 पे, क्यों, क्योंकि मुझे इसे 0 करना है, ठीक है। तो R3 पर ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R3 पर ऑपरेशन लगाया, R3 माइनस मल्टीप्लायर, जिस एलिमेंट को 0 बनाना है डिवाइड बाई पाइवट एलिमेंट 6/1 दैट इज 6 एंड R2 फिक्स्ड रो जो आपकी, तो ये मेरा ऑपरेशन लगा R3 के लिए, ये और ऑपरेशन लगा R3 चेंजेस टू R3 - 6 R2, तो लगाते हैं R3 - 6 R2 0 एज सच, 0 एज सच, 6 - 6 0, 12 - 12 0, 6 - 6 0, ये बच्चे आपके सारी रो जो है लास्ट वाली ये 0 है, ठीक है। अब ये ऑपरेशन लगा के फॉर्म बन गई। अब बच्चे हम यहाँ देख सकते हैं कि आपके क्या रो रिड्यूस एशलॉन फॉर्म के सारे जो टॉप वो हैं पॉइंट्स है वो फुलफ़िल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ सारे फुलफ़िल हो रहे हैं। पहले रो का पहला एलिमेंट नॉन ज़ीरो यूनिटी, बाकी उस कॉलम के एलिमेंट्स 0, ठीक है। सेकंड रो का पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट यूनिटी,
बाकी उस कॉलम के एलिमेंट्स 0, 0 रोज आर लाइंग बिलो नॉन ज़ीरो रोज, ठीक है। एंड फाइनली जो आपके पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री है किसी रो की, वो ऊपर वाली रो के राइट में लाई कर रही है। सो ऑल कंडीशंस आर फुलफिल्ड, ठीक है। सो इट इज़ रो रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म, रो रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म। ओके, सो दिस इज़ नाउ इन रो रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म। तो अब बच्चे इसके बाद ये रो रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में बन गई है। अब अगला काम हमारा ये है कि ये चेक करना कि रैंक क्या क्या है आपके पास मैट्रिक्स का, रैंक ए का और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी का रैंक आपके पास क्या है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे पहले लिख रहा हूँ रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो बच्चे ध्यान देना, जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स की बात करूँगा तो इस मैट्रिक्स का सिर्फ इतना पोर्शन मैंने कंसीडर करना है, ठीक है। रैंक का निकालने के लिए मैट्रिक्स ए का सिर्फ ए मैट्रिक्स को कंसीडर करना मुझे। तो जब मैंने इसे कंसीडर किया, ठीक है, अब आप यहाँ पे रैंक ए के लिए कितनी नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज है, देन यू कैन सी द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज आर 2, सो इट्स रैंक इज़ ए। अब बात करते हैं रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। अब बच्चे थोड़ा ये ध्यान देना कि अब हमने जो रैंक देखना है ओवरऑल मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी का देखना है कि पूरी मैट्रिक्स ए बी में कितनी नॉन ज़ीरो रोज हैं, कितनी नॉन ज़ीरो रोज हैं। बच्चे ये तो श्योर है कि जितनी ए में होंगी मिनिमम उतनी उसमें भी होंगी, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा भी इसमें हो सकती है। मान लो यहाँ 0 की जगह 2 होता, 0 की जगह इस 0 की जगह 2 होता, यहाँ पे जैसे ये 2 होता, ठीक है, तो ज़्यादा हो गई आपकी रैंक ए से, पर मिनिमम उतनी तो होंगी ही होंगी। मिनिमम जितना रैंक ए है उतनी उसके पास होनी ही होनी है। तो और इस केस में तो आप देख सकते हैं कि आपके पास भाई ये नॉन ज़ीरो रो, ये नॉन ज़ीरो, तो यहाँ पे रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी का 2। तो क्लियरली rank A is equals to rank of augmented matrix AB. So system has solution or system is consistent. सिस्टम कंसिस्टेंट है बच्चे, सोल्यूशन है इसका आपके पास, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ तो क्लियर हो गई भाई कि रैंक दोनों का सेम है, ठीक है। तो इसलिए आपके पास जो सिस्टम है उसके आपके पास जो है वो नाउ अब हमें ये देखना है कि ये सोल्यूशन जो है वो यूनिक है या इनफाइनाइट मैनी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, मतलब हमने क्या चेक करना है कि सिस्टम यूनिक है या इनफाइनाइट मैनी है। अब हमें ये देखना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने n की वैल्यू देखी, n की वैल्यू नंबर ऑफ अननाउंस कितने थे, 4, x1 x2 x3 x4 4 अननाउंस थे, ठीक है। तो n की वैल्यू 4 वेरिएबल्स अननाउंस जितने हमने निकालने थे, और रैंक ए कितना है 2, ठीक है। तो इन दोनों का कंपैरिजन होता है। तो क्लियरली यू कैन सी रैंक ए, इसको मैं आर कह रहा हूँ बच्चे, ठीक है, आर कह रहा हूँ यहाँ पे, इज लेस देन एन, दैट इज आर इज लेस देन एन, शॉर्ट फॉर्म में आर लेस देन एन लिख रहा हूँ। सो सिस्टम हैज infinite many solutions. So system has infinite many solutions. तो बच्चे अब ये जितना भी हमने काम किया सिस्टम को, पहले रो रिड्यूस में यहाँ से शुरू किया, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पे ऑपरेशन लगाए, रो रिड्यूस में चेंज किया, रो रिड्यूस पे चेंज करने के बाद मैट्रिक्स ए का रैंक देखा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी का रैंक देखा, दोनों सेम आए, तो हमने कहा सिस्टम कंसिस्टेंट है, सिस्टम कंसिस्टेंट है। अब वो आगे कंसिस्टेंसी के आगे जाना है कि वो यूनिक है या इनफाइनाइट मैनी है। तो हमने n को कंसीडर किया, नंबर ऑफ वेरिएबल्स अननोन सिस्टम और लीनियर इक्वेशन में कितने हैं। अब वो देखा कि क्या r रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए की वैल्यू n के इक्वल है या लेस देन है। अगर तो बच्चे ये 4 इज इक्वल्स टू 4 होता फिर तो यूनिक सोल्यूशन आना था, रैंक ए 4 होता, ठीक है, तो वो आपके पास यूनिक सोल्यूशन आना था। पर यहाँ पे रैंक की वैल्यू है 2, n की वैल्यू 4, r इज लेस देन n, सो सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो आपके पास इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस का ये केस बना, ओके। अब तीसरी बात, ठीक है, तीसरी बात, पहली बात तो ये थी सिस्टम को रो रिड्यूस में चेंज करना, दूसरी बात सिस्टम का सोल्यूशन है या नहीं ये देखना, तीसरी बात यूनिक है इनफाइनाइट ये देखना। अब चौथी बात पे आते हैं बच्चे, एग्जैक्टली चौथी बात क्या चीज़,
कि जो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आप कह रहे हो वो अब हैं क्या, उनको लिखना कैसे है, ठीक है, लिखना कैसे है। तो बच्चे मैं ना यहाँ पे पहले तो आपके पास वापस वो जो रो रिड्यूस फॉर्म बनी थी ना उसे लिख रहा हूँ, जो रो रिड्यूस फॉर्म बनी थी वो लिख रहा हूँ यहाँ पे। ओके, हम क्या करते हैं कि आपकी ये रो रिड्यूस फॉर्म बनी थी, ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को लिया आपने, रो रिड्यूस फॉर्म में चेंज किया। रो रिड्यूस फॉर्म सिर्फ ए बनाते हैं बच्चे, फिर बता रहा हूँ, ओवरऑल ए भी नहीं, ए को रो रिड्यूस में चेंज करते हैं। तो ये बनी थी। अब यहाँ से हम वापस हमने क्या किया था, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखी थी, ठीक है, अब उसे रो रिड्यूस में चेंज किया। अब वापस यहाँ से आप इसे पूरी इक्वेशन को पूरे रो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म जो बन गई है वहाँ से वापस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में आ जाए। कैसे, x1 2x2 0x3 0x4 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। सेकेंड रो से 0x1 0x2 प्लस x3 प्लस 2x4 इज इक्वल्स टू 1। मैं x जो जीरो टर्म्स है उन्हें नहीं लिख रहा हूँ, तो मेरे पास ये रिड्यूस होगी, ठीक है। कहने को तो बेसिकली बेटा ये मेरे पास बनी है कि 0x3 0x4 इज इक्वल्स टू 1, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 2x4 इज इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन बनेगी मेरे पास, ठीक है। लेकिन मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में ये लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या किया, शुरुआत की थी इक्वेशन से, हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखी, ऑगमेंटेड को चेंज किया रो रिड्यूस में, अब वापस यहाँ पे हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे वापस आ गए कि इसको वापस उस फॉर्म में लिख लिया। अब सोल्यूशन कैसे लिखना है, इनफाइनाइट मैनी जो हमारे सोल्यूशंस है वो कैसे रिप्रेजेंट करने हैं, ये बच्चे थोड़ा ध्यान देना। हमारे पास n की वैल्यू 4, r जिसे मैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स A है वो मेरी वैल्यू 2। सो ही सेज, सो इन सच केसेस यहाँ ध्यान देना बच्चे, सो इन सच केसेस when we have infinite many solutions means r is less than n, then solution can be obtained, then solutions can be obtained using the rule that here r unknowns, using the rule क्या है, r unknowns can always be written in terms of remaining n minus r unknowns। तो वो ये कहता है बच्चे, जब आपके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का केस आ जाए ना, तो उस केस में आर अननाउंस वेरिएबल्स, ये जो 4 अननाउंस थे आपके पास, ठीक है, उनमें से जितने आपके पास 4 टोटल वेरिएबल्स थे इस केस में, तो उसमें से आर अननाउंस को आप वापस बाकी n माइनस आर अननाउंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये क्या चीज़ है, r की वैल्यू आपके पास आई थी 2, n की वैल्यू थी 4, n माइनस आर बना 4 minus 2 is equals to 2. So he says in this particular question, so in this question r is equals to 2 unknowns can be written in form of remaining n minus r is equals to 2 अननाउंस। टोटल 4 थे, तो वो ये कह रहा है कि भाई 4 में से 2 अननाउंस को आप बाकी 2 अननाउंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब वैसे आप कहोगे कि ये सब करने की क्या ज़रूरत है, देखो ये जो कुछ लिखा ना ये वहाँ नहीं लिखते आप, ठीक है, ये तो आपके माइंड में सीधे दिख जाता है कि भाई r 2 है, n माइनस आर की वैल्यू 2 है, तो आपके पास 2 को 2 के अननाउन की फॉर्म में लिखना है। पर कई बार क्या होता है ना बच्चे, आपके पास इक्वेशन जितनी बनती है ना वहाँ से कन्फ्यूज़न हो जाता है कि मैं कितने अननाउंस को कितनों की फॉर्म में लिखूँ, क्योंकि ये तो बड़ा सिंपल है ना, भी मैंने लिखा होता है ना तब भी आपको लग जाना था कि x1 को 1 माइनस 2x2 लिख लो, x3 को 1 माइनस 2x4 लिख लो, ठीक है। लेकिन
हर बार ऐसा इजी नहीं होता आपके पास, ठीक है, कि आपको पता लग जाए कि वेरिएबल्स आपके पास, क्योंकि यहाँ तो ज़ीरो हो गए ना, ये वेरिएबल ज़ीरो हो गए, नहीं होते फिर आपके पास गड़बड़ हो जानी थी कि कितनों को लिखें। तो उस केस में आपके पास क्या है कि ये रूल हेल्प करता है, ये कहता है कि भाई आर अननाउंस को आप बचे हुए n माइनस आर अननाउंस की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो दो अननाउंस को लिख सकता हूँ। तो मैं अब ये इक्वेशन उठाता हूँ x1 वाली, ये बनी x1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2x2। आप x2 को लिख लो, जरूरी नहीं x1 लिखना, जो आपको ठीक लगे x2 लिख लो, x2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस x1 अपॉन 2, ठीक है, जो आपको ठीक लगे। यहाँ से x3 उठाया 1 माइनस 2x4, ठीक है। तो दो अननाउंस x1 x3 को मैंने बाकी दो अननाउंस की फॉर्म में लिख दिया, दैट इज़ व्हाट द रूल सेज, ठीक है। सो solution of system of linear equation is, system of linear equation का solution क्या है, x1 x2 x3 x4, ठीक है, ये solution है। x1 क्या बना 1 माइनस 2x2, x2 as such, x3 1 माइनस 2x4 and x4 as such, where x2 and x4 are arbitrary constant। तो आपने इस फॉर्म में लिखना है, ऐसे लिख लो, नहीं तो यहाँ पे बच्चे हम लिखते हैं x2 x4 are arbitrary constant, they are treated as arbitrary constants, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 अल्फ़ा अल्फ़ा 1 माइनस 2 बीटा बीटा, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। सो वेयर अल्फ़ा एंड बीटा आर arbitrary constant। तो ये चीज़ बच्चे आपके पास इस सिस्टम के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस को बना रही है, ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस को, कि भाई अल्फ़ा बीटा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, रियल कांस्टेंट है, उनमें वैल्यू देते जाओ, सॉल्यूशंस हर आपके वो बनते जाएंगे जो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को फुलफिल या सेटिस्फाई करते होंगे। सो दिस इज़ हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ रो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म। तो बच्चे अभी क्योंकि इस लेक्चर का टाइम बहुत हो रहा है, तो मैं अभी इसको यहीं क्लोज कर रहा हूँ। विद अनदर एग्जांपल आई विल कम इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, होप कि आपको कंसेप्ट जो रो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म का है टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वो समझ में आया होगा। बाकी बच्चे एक दो एग्जांपल अभी हम और लेंगे, पर सिंस लेक्चर का टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लेक्चर ज़्यादा लंबे ना बनाऊँ, सो दैट मैं इसको अभी यहीं क्लोज कर रहा हूँ। दूसरे लेक्चर में दूसरे एग्जांपल्स फिर हम डिस्कस करेंगे। ओके बच्चे, ओके, थैंक्स अ लॉट।